नमस्कार। आज हम क्लास 12th का गुरु बीजाणु जनन के बारे में एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। कल इससे जो पीछे वाला वीडियो था वो स्त्री केसर के बारे में था। स्त्री केसर की संरचना किस प्रकार से होती है और गुरु बीजांड की संरचना किस प्रकार से होती है, उनके बारे में बताया गया था। अब हम आगे पढ़ रहे हैं गुरु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन स्त्री पुंकेसर से संबंधित था। गुरु बीजाणु जनन जो है वो स्त्री या मादा जो स्त्री वाला भाग है, स्त्री केसर, उनसे संबंधित है। यानी गुरु बीजांड के अंदर, गुरु बीजांडों के अंदर उनका निर्माण किस प्रकार से होता है उससे संबंधित ये वीडियो है। गुरु बीजाणु जनन, इसके साथ में मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और उनके अंदर बीजांडों का निर्माण किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले गुरु बीजाणु जनन है क्या। आपने बीजांड की संरचना पढ़ी, बीजांड के प्रकार पढ़े। बीजांड के अंदर जो मातृ कोशिका होती है, उन मातृ कोशिकाओं से गुरु बीजाणु का निर्माण होना गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। अब सबसे पहले बात आती है कि मातृ कोशिका क्या है। तो मातृ कोशिका का निर्माण किस प्रकार से होता है उसके लिए देखिए कि हमने जो पुंकेसर की संरचना पढ़ी थी उसके अंदर है वो एक कोशिका भाग लेती है। उसी प्रकार इसमें भी एक आद्य कोशिका होती है, आद्य कोशिका या प्रीमोर्डियल सेल। आद्य कोशिका आकार में बड़ी होगी, उसके अंदर सुस्पष्ट केंद्रक होगा। ये आद्य कोशिका आगे दो कोशिकाओं का निर्माण करेगी। एक तो है प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरी है गुरु बीजाणु कोशिका या बीजाणु जनन कोशिका। आद्य कोशिका अब सबसे पहले आद्य कोशिका कहाँ है। जो आपके पुष्प वाला भाग है उसका जो स्त्री केसर अंडाशय वाला भाग है, अंडाशय के अंदर की जो बनने से पहले, बीजांड बनने से पहले उनके अंदर एक कोशिका होती है। उन कोशिका का आकार बड़ा होगा, उसको आद्य कोशिका कहते हैं। सुस्पष्ट केंद्रक होगा। यही आद्य कोशिका प्राथमिक भित्तीय कोशिका और गुरु बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण करती है। यही गुरु बीजाणु भित्तीय कोशिका तो आगे जाकर के भित्तियों का निर्माण करेगी। बीजांड की भित्तियाँ होती हैं, उन भित्तियों का निर्माण करेगी। और उसी प्रकार ये गुरु बीजाणु या बीजाणु जनन कोशिका जो है वो, बीजाणु जनन लिख लेते हैं हम, बीजाणु जनन कोशिका। ये बीजाणु जनन कोशिका आगे भाग लेती है। इसलिए अब देखो बीजाणु जनन कोशिका ये कहलाएगी मातृ कोशिका। ये है वो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। यह गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के अंदर एक अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन केवल और केवल यहीं पर होता है। जनन कोशिकाओं में हम पढ़ते हैं कि जनन कोशिकाओं के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, कई कोशिकाओं के अंदर समसूत्री विभाजन होता है। यहाँ पर सिर्फ अर्धसूत्री विभाजन होगा। और अर्धसूत्री विभाजन से एक कोशिका से चार प्रकार की कोशिकाएं, चार कोशिकाएं बनेगी और रेखिक क्रम में बनेगी, चारों की चारों इस प्रकार से। अब जो आपके गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है, इनकी परिभाषा यहीं से बनती है कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु जनन कोशिकाओं का जो आगे निर्माण होता है उनको जो है वो गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। इनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा और चार कोशिकाएं बनेगी। अब इन चार कोशिकाओं में क्या होगा, आगे ये तीन कोशिकाएं तो हो जाएगी नष्ट और एक कोशिका होगी एक्टिव। इसके लिए इसको कहते हैं सक्रिय गुरु बीजाणु। अब जो ये नष्ट होती है वो कहाँ काम आएगी। ये जो नष्ट हो रही है कोशिकाएं, तीन कोशिकाएं, इन कोशिकाओं को ये जो सक्रिय गुरु बीजाणु है वो अपने पोषण के लिए काम में लेता है। तो इस प्रकार से ये एक एक्टिव गुरु बीजाणु बनता है। अब जो आगे एक्टिव गुरु बीजाणु है वो मादा युग्मकोद्भिद का किस प्रकार से निर्माण करता है उसके बारे में पढ़ते हैं। मादा युग्मकोद्भिद, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट, यहाँ पर अपन पढ़ेंगे यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट। अब जो चार कोशिकाएं बनी थी, चार में से एक सक्रिय गुरु बीजाणु जो जनन कोशिका आगे भाग लेती है। अब आपने बीजांड की संरचना पढ़ी थी आपने पहले ही,
इस बीजांड की संरचना में जो बीच वाला भाग था बीजांड का, ये भ्रूणपोष का भी निर्माण करेगा, भ्रूण का भी निर्माण करेगा। इसके अंदर किस प्रकार से निर्माण होगा? सबसे पहले एक कोशिका बन रही है अभी यहाँ पर। अब ये एक कोशिका आगे इस एक कोशिका के अंदर कोशिकाओं का विभाजन होगा और ये एक से बन जाएगी दो। तो सबसे पहले एक कोशिका आगे जाकर के कितने में बन रही है? दो कोशिकाओं में। यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो रहा है, यहाँ पर समसूत्री विभाजन हो रहा है। समसूत्री विभाजन के अंदर एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होगा और ये दोनों की दोनों जो कोशिकाएं बनती है इस बीजांड के अंदर, इस बीजांड में एक ऊपरी ध्रुव की ओर एक निचले ध्रुव की ओर गमन करती है। फिर इनके अंदर ये ध्रुवों के ऊपर पहुंच जाती है। यहाँ पर एक और विभाजन होता है और इनमें एक से प्रत्येक से दो कोशिकाओं का और निर्माण होता है, जिससे यहाँ पर कुल कोशिकाएं बन गई, 4 कोशिकाएं बन गई। फिर इनके अंदर एक और अर्धसूत्री विभाजन होगा, ये समसूत्री विभाजन, और टोटल है वो 8 कोशिकाओं का निर्माण होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखा जाए तो 3 समसूत्री विभाजन हुए हैं। पहला समसूत्री विभाजन, दूसरा विभाजन और तीसरा विभाजन। यानी एक गुरु बीजाणु जनन जब होता है तब गुरु बीजाणु के अंदर अर्धसूत्री विभाजन 1 होगा और समसूत्री विभाजन यहाँ पर 3 हो रहे हैं। इन 3 विभाजन के परिणाम स्वरूप यहाँ पर बीजांड के अंदर 8 कोशिक केंद्रकों का निर्माण होगा। अब 8 केंद्रकों में जो एक केंद्रक है वो बीच की ओर, नीचे की तरफ वाले से भी और एक ऊपर की तरफ वाले से भी, बीच में 2 केंद्रक आ जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि 3 केंद्रक तो रहेंगे ऊपर की ओर, 3 केंद्रक रहेंगे नीचे की ओर और 2 केंद्रक रहेंगे बीच में। अतः यहाँ पर देखा जाए तो ये इस प्रकार की संरचना बनेगी। अब आपको पता ही है, पहले ही हमने लिखा था, यहाँ पर एक अंड कोशिका है, ये सहायक कोशिका है, बीच में द्वितीयक केंद्रक है, ये प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं या एंटीपोडल सेल इनको कहते हैं। अब इनका निर्माण इस प्रकार से हुआ है, यानी एक समसूत्री विभाजन हुआ, 2 कोशिकाएं बनी, दोनों ध्रुवों की ओर पहुंच गई। फिर इनके अंदर सूत्री विभाजन हुआ तो 4 कोशिकाएं होगी ध्रुवों की ओर। फिर इनके अंदर एक और सूत्री विभाजन हुआ जिससे इनके अंदर 8 ध्रुवों की ओर कोशिकाएं बनती है। 8 में से एक ऊपर के ध्रुव से एक निचले ध्रुव से अंदर की ओर जाती है और द्वितीय केंद्र का निर्माण करती है। नीचे वाली में 2 सहायक कोशिकाएं होती है, एक अंड कोशिकाएं होती है और ऊपर वाली तीनों की तीनों प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है। इस प्रकार से कुल 7 कोशिकाएं हैं और 8 केंद्रकीय है, यानी 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय, क्योंकि बीच वाली जो कोशिका है उनके अंदर केंद्रकों की संख्या 2 पाई जाती है। इस प्रकार का जो है वो अधिकांश बीजांड का निर्माण जो है वो आवर्त बीजी पादपों के अंदर होता है। आवर्त बीजी पादप इसी प्रकार का दर्शाते हैं, इसीलिए इस प्रकार के बीजांड के निर्माण को कहते हैं एक बीजाणविक पॉलीगोनम प्रकार। इसका नाम है एक बीजाणविक पॉलीगोनम प्रकार। कई बार ऐसे ही प्रश्न आता है सीधा कि पॉलीगोनम प्रकार बीजांड का निर्माण किस प्रकार से होता है, चित्र द्वारा समझाइए। तो आपको ये खूब सारे ऐसे चित्र दर्शाने पड़ेंगे अलग अलग। तो ये बीजांड का निर्माण, यानी पहले ऐसी कोशिका दर्शानी पड़ेगी, फिर ऐसे अलग अलग 2 कोशिकाएं दर्शानी पड़ेगी, फिर ये 4 और फिर 8। फिर ये इनका निर्माण किस प्रकार से होता है ये पूरा दर्शाना पड़ेगा, ऐसे कि 3 ऊपर की ओर, 2 बीच में और 3 नीचे की ओर। तो इस प्रकार के जो बीजांड का निर्माण है वो एक बीजाणविक पॉलीगोनम प्रकार का निर्माण कहलाता है। तो इस प्रकार से गुरु बीजाणु जनन का पार्ट है या बीजांड का निर्माण होगा। अब देखिए परागकण विकसित है, पहले भी पढ़ लिया अपन ने पूरे। मादा वाला जो भाग है बीजांड भी विकसित है। जब परागकण और बीजांड दोनों विकसित हो जाते हैं तो इसका एक ही काम होता है आगे कि पराग कणों का बीजांड तक पहुंचना, और पहुंचने की क्रिया आपको पता ही आगे परागण कहलाएगी। परागण कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, उसके लिए हम एक और अलग वीडियो बनाएंगे। इसलिए यहाँ तक पढ़े और कोई भी समझ में नहीं आए तो हमें कमेंट्स बॉक्स में भी बता सकते हैं, ऐसे भी बता सकते हैं।